खुदा की इबादत, खिदमत और दीनी कामों के लिए जो जमीन दान कर दी गई या की जाती है या की जाएगी, उसके रखरखाव का फैसला अब उन लोगों के हाथों में भी होगा जो इस धर्म को नहीं मानते। ऐसे में सवाल है, क्या वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री मुस्लिम समाज के हक की हिफाजत है या फिर यह मजहबी स्वायत्तता पर सीधे सरकारी चोट? दरअसल ये सवाल इसलिए सुलग उठा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में वक्फ को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दो टूक कह दिया है कि यूपी वक्फ बोर्ड का कायाकल्प होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब यूपी के वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू सदस्यों की एंट्री अनिवार्य होने जा रही है। सरकार का बड़ा साफ तर्क है कि बोर्ड में पारदर्शिता लानी है, पसमानदा मुसलमानों को इंसाफ देना है, महिलाओं को अधिकार देना है और वक्फ को चंद रसूखदारों के चंगुल से छुड़ाकर जवाबदेह बनाना है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में एमपी मॉडल की चर्चा तेज हुई, सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल बता रही हैं। विपक्षी दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि जब वक्फ पूरी तरीके से इस्लामी शरीयत का मामला है तो फिर इसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों? क्या सरकार देश के बाकी धार्मिक ट्रस्टों में भी इसी तरीके का प्रयोग करने का साहस दिखा पाएगी? दो टूक में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्फ का प्रबंधन चले, इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़े। केंद्र की सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई तो उससे पूरा देश उसको लागू करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूपी गवर्नमेंट भी। वो अधिनियम को लागू करना ये हर स्टेट के लिए मैंडेटरी है। तो यकीनी तौर पे आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार जो भी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होगी, नियम कायदे कानून होंगे, बायलॉज होंगे, उस अनुसार यूपी में भी ऐसा गठन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन बिल लाया गया था उसमें नियमावली में इसको संशोधित करके ऐसा नियम बनाया गया, तो मुझे लगता है कि एक एक करके सभी राज्यों को और देश भर के सभी राज्यों को इसको लागू ही करना है, चाहे आज करें चाहे कल करें। मध्य प्रदेश ने लागू किया है तो कल उत्तर प्रदेश के भी मंत्री का बयान आना था और मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है, इसको लागू किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एश्योरेंस दिया है कि हम तब तक इन नियमों का पालन नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे सुनवाई कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉन मुस्लिम रखे जाने और इस तरह के जो सदस्य मुस्लिम नहीं हैं उन पे रखने की रोक लगा रखी है। लेकिन चूंकि भाजपा एश्योरेंस जो सुप्रीम कोर्ट में देती है संविधान का, कानून का, वो मानती नहीं है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में इसका प्रावधान है कि जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो हिंदू ट्रस्ट हैं, जैसे राम मंदिर का जो ट्रस्ट है या जो मठों के ट्रस्ट हैं, क्या उसके ट्रस्टी नॉन हिंदू बनाए जा रहे हैं? क्या उसमें सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं? अगर ये होते तो फिर सरकार की नीयत पे कोई शक नहीं उठता। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल आप इसलिए रखना चाह रहे हैं कि आप उनके माध्यम से मुसलमानों के धार्मिक इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। और चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 2 टूक के आज के हमारे सवाल क्या हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला सवाल है, पारदर्शिता के लिए वक्फ बोर्ड में बदलाव से किसको डर है? इसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि पारदर्शिता है, इस बात से कौन डरा हुआ है और किसको परेशानी है। सवाल नंबर 2 ये है कि महिलाओं और पसमानदा समाज को प्रतिनिधित्व देने पर आपत्ति क्यों है? मतलब इसमें महिलाओं की भागीदारी हो, उनका प्रतिनिधित्व हो, पसमानदा समाज का प्रतिनिधित्व हो, इस बात से किसको परेशानी और दिक्कत है? सवाल ये भी कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की बात से क्यों असहज हो जाता है विपक्ष? विपक्ष इस मुद्दे पर असहज क्यों हो जाता है? क्या उनको इस बात का डर होता है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा? इस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल ये भी कि कानून के मुताबिक बदलाव की बात राजनीतिक विरोध क्यों? जब कानून के हिसाब से बदलाव की बात हो रही है
तो राजनीतिक विरोध का आधार क्या है, ये भी समझेंगे। और सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या वक्फ बोर्ड में जवाबदेही बढ़ाने के खिलाफ है विपक्ष। विपक्ष से हमारा दो टूक सवाल होगा कि क्या आप वक्फ बोर्ड में जवाबदेही बढ़ाने के खिलाफ हैं, क्या आपका यही स्टैंड है। तो ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। यश भारती जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। और नूर अहमद रजा अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में खेमचंद जी आपसे ही कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया गया है कि जब तक पूरे मामले की सुनवाई चल रही है हम फिलहाल इसे लागू करने वाले नहीं हैं और ना ही गैर मुस्लिमों की इसमें एंट्री होने जा रही है, तो फिर इतनी हड़बड़ी किस बात की है। पहले आपने मध्य प्रदेश में गैर हिंदुओं को एंट्री दिलवा दी और वही काम अब उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं जब सुनवाई चल रही तो फिर हड़बड़ी क्यों। जवाब आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। हड़बड़ी नहीं, इस पे वाइड चर्चा हुई है, लंबी चौड़ी चर्चा हुई है, कई दिनों तक, कई महीनों तक चर्चा हुई है। और हम सब जानते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो कोई मस्जिद नहीं चलाता, वो कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन या रीति रिवाज को नहीं फॉलो करता। दैट इज द इंस्टीट्यूशन टू मैनेज द लैंड और प्रॉपर्टी जो लोगों ने दान किए हैं, या जो प्रॉपर्टी और लैंड डिस्प्यूटेड है जिसमें नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम हैं लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी दान नहीं की, उनसे जबरदस्ती ले ली गई। तो इट इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट और डिस्प्यूट ऑफ द लैंड। मैं इस वाले पॉइंट पे आऊंगा खेमचंद जी, मैं इस वाले पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये क्लियर कर दीजिए, क्या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई एश्योरेंस दिया गया है क्या सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक सुनवाई चल रही है हम इसको लागू नहीं करेंगे, नए अधिनियम को? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एश्योरेंस दिया गया है। ऐसा कोई एश्योरेंस दिया जाता तो मध्य प्रदेश में वो नोटिफिकेशन नहीं होती। तो फिर समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है। अब मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अगर दिया गया होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं है। अगर कोई ऐसा एश्योरेंस रिटर्न में होता तो उस पे फॉलोइंग एक्शन मध्य प्रदेश में नहीं होता। मैं ऐसा समझता हूँ ये बिल्कुल सही है। ये लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कोई दरगाह को नहीं चलाता, कोई मस्जिद को नहीं चलाता, कोई धार्मिक प्रक्रिया को नहीं चलाता, कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ लैंड मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है। और लैंड मैनेज और प्रॉपर्टी को जो मैनेज कर रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट नॉन मुस्लिम के साथ भी है। तो अगर उसमें नॉन मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो जो नॉन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड वक्फ बोर्ड ने कर रखी है उसमें वो 100% कैसे उनको एश्योरेंस होगी कि भाई उनको न्याय मिलेगा। नूर अहमद साहब को लाइए। नूर अहमद साहब, पारदर्शिता से दिक्कत क्यों है? वो कह रहे हैं कि संपत्तियों को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है एक बोर्ड के पास, और उस बोर्ड में अगर पारदर्शिता है तो इस बात से दिक्कत और परेशानी क्या है और किसे है? सबसे पहली बात यह है कि आपने जो भाजपा के नेताजी बुलाए हैं, जो भी भाजपा ने भेजा है अपना प्रवक्ता, इन भाई को जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं इसके बारे में। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने बोली है कि मस्जिदें नहीं चलाती, दरगाह नहीं चलाती। इन्हें जानकारी नहीं है कि जहां जहां वक्फ बोर्ड है, आपको जानकारी नहीं है मित्र, सुनो ना, अरे बोल, सुन तो लेने दो, सुन लो। मैंने आपको सुनाया, अरे मैंने आपको सुनाया है, मैंने आपको सुनाया है। मस्जिद का अपना मैनेजमेंट, अरे मैंने आपको सुनाया है साहब। कॉन्स्टिट्यूशन है, तकरीर मत करो, मैंने सुना है। तकरीर मत करो, मैंने सुना है। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, तकरीर मत करो, मैंने सुना है। आपको कुछ नहीं मालूम, आपको कुछ भी नहीं मालूम, के लिए नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मालूम। आप जबरन मुसलमानों का मसले बताने वाले मुफ्ती बन गए। आप मुफ्ती ना बनो तो बोलने दोगे ना। जो डिस्कशन हुआ है, ये क्या तरीका है आपका? आप उसको देखिए, आप उसको देखिए। आप ये बताइए ये तरीका नहीं है डिबेट का। आप ये बताइए अजमेर की दरगाह का वकूल चलाता है। आप ये बताइए अजमेर की दरगाह का वकूल चलाता है। खेमचंद जी, ये बताइए, एक बार उनकी बात आ जाए, उसके बाद आप काउंटर करिएगा, ठीक है? नूर अहमद साहब, ये कोई तरीका है? तो आप अपनी बात रखिए। आप नूर अहमद साहब, वन सेकंड, हाँ, आप अपनी बात रखिएगा। नूर अहमद साहब, खेमचंद जी को ऑडियो डाउन। नूर अहमद साहब, डरिए मत, एक तो लड़िए मत यहाँ पर, और डरिए मत, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। दूसरी बात, आप शुरुआत में व्यक्तिगत हो गए, आपने सीधा खेमचंद पर अटैक किया, इस वजह से उन्होंने काउंटर किया। आप अपनी बात रखिए,
आप वो अपनी बाद बात में रखिए। काउंटर करे ना, आप ये बताइए कि इस काउंटर करे ना। पारदर्शिता से दिक्कत और परेशानी क्यों है, बस ये बताइए। कौन सी पारदर्शिता? हमारे हमारे वक्फ बोर्ड में घुस जाएंगे और अपनी मंदिर और तमाम चीजों की समितियों में नहीं हमें दाखिला देंगे। क्यों? अपने यहां तो पारदर्शिता ले आए, जिसकी जिसकी 2022 से अब तक कभी ध्वजारोहण कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कहाँ है? अपनी तो लाए, वहां तो चंदा हो रहा है, चोरी हो रहा है। हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने अपने स्वामी अपने जी चंदा बोलिए। नहीं बचा पा रहे। पारदर्शिता खुद तो लाए। पारदर्शिता कहते हैं किसको है, ये जान लेना ये लोग। स्वामी जी, नूर अहमद साहब का यह कहना है कि पहले अपने यहाँ पारदर्शिता लाएं, मतलब ये कहना चाहते हैं कि क्या बाकी जो धार्मिक संगठन है, ट्रस्ट हैं, बोर्ड हैं, क्या उसमें गैर हिंदुओं की एंट्री करेंगे क्या? अगर मान लीजिए सिखों का है तो क्या उसमें गैर सिखों की एंट्री करेंगे क्या? ईसाइयों का है तो गैर ईसाइयों की एंट्री करेंगे क्या? हिंदुओं का है तो गैर हिंदुओं की एंट्री करेंगे क्या? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? ये उनका तर्क है। मामला इनका नहीं, देश का मामला है। और पहले तो मैं स्वागत करूंगा 2 महिलाओं को लाना, कितनी बड़ी बात है। आदि शक्ति आदि आबादी की बात करते हैं, सिर्फ बोलना नहीं है, प्रैक्टिकल करना। तो आज प्रैक्टिकल हुआ है, तो उसके लिए स्वागत योग्य है ये निर्णय। 2 गैर मुस्लिमों को लाया गया, मैं समझता हूं किसी से बिदकने, डरने, भागने की आवश्यकता नहीं है। याद कराना चाहूंगा अमित जी, जम्मू कश्मीर में श्राइन बोर्ड पे अध्यक्ष कौन रहे हैं, चेयरमैन। और आज की बात नहीं, बहुत पहले से बात है। आज अगर हिंदू मुसलमान लोग कर रहे हैं तो उस समय तक तब से बहुत पुराने, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला जी रहे हो या उसके बाद क्या नाम उनका है वो, आप देखें ये लोग हमेशा रहे हैं। तो हमने तो कभी विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। आज अगर हो रहा है, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं और हमेशा भाईचारा की बात करते हैं, कि बहुत बड़ा एक दृष्टांत देखा जा रहा है। पूरी दुनिया देखेगी कि भारतवर्ष में देखो किस प्रकार से, यहाँ किस प्रकार से कैसे पारदर्शिता और कैसे बराबर की बात करते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ इसमें कहीं आपत्ति नहीं होनी चाहिए नूर जी को, है ना। इसमें ये तो स्वागत है, बहुत खुशी की बात है, बहुत सुंदर से इस बात को चलाया जाना चाहिए। और रह गई बात मंदिर की बात, अब इस पर उजली बात पुरानी हो गई, महीना पुरानी हो गई। नूर अहमद जी उंगली पर उंगली न उठाए, मंदिर के नाम पर जो होना था वहां देखा गया। अच्छे से रिसर्च करेंगे तो समझेंगे। आप बात करें, सुनना हूं मैं। ठीक है। हाँ, वो काउंटर कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर काउंटर कर रहे हैं नूर अहमद साहब जी। देखिए ये सिर्फ तारीफ करने लगे भाजपा के कार्य की। तारीफ के लायक तो भाजपा का कोई काम है ही नहीं आज तक। लेकिन आप सुन, अरे हाँ यही है, भाजपा नहीं करा ये सब। भाजपा सरकार में ही इतना उद्यम है और कुछ नहीं है। सही बात ये है कि सुनो ना मेरी बात सुनो ना। वक्फ संपत्ति का एक बोर्ड है। वो तो सुनो ना, हमारी बात नहीं सुनोगे आप। सुनो बोलो आप। वक्फ संपत्ति का एक बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है वो एक तरह से, और वो सरकार के नियंत्रण में पहले से ही चलता आ रहा है। जो पहले खुर्द-बुर्द हुआ है वो किसी मुसलमान मौलवी या मुसलमान नेता ने नहीं किया है। वो जिसकी सरकार रही है, जिस पार्टी की सरकार रही है, उस पार्टी ने अपने हिसाब से अपने ही करीबी को उसका चेयरमैन बनाया है। अभी 23-24 साल तक रहे हैं जफर अहमद फारूकी, बसपा, सपा और भाजपा तक क्यों रहे हैं? वो आप इसको समझिएगा। सच्चाई ये है कि जो वक्फ बोर्ड में अब तक खुर्द-बुर्द हुआ है, जो गलत तरीका हुआ है, वो सब सरकारों के अंडर कस्टडी होने की वजह से हुआ है। ये अगर उलमा के हमारी चीज हमारे पास में होती, अगर ये इसमें सारी अथॉरिटी हमें, हमारे उलमा को, हमारी कौम को होती, तो यकीनन कोई खुर्द-बुर्द कर नहीं पाता और हमारी कौम में जो बेचैनियां हैं वो बिल्कुल होती नहीं। आज तो भाजपा ने घुमा के इस पर कब्जा किया है, घुमा के। ठीक है स्वामी जी, आप काउंटर करिए, फिर मैं यश भारती जी के पास बल और पावर और ताकत का दुरुपयोग किया है। अच्छा नूर अहमद, ये बात बताएं, जैसे मैं बताया कि जम्मू कश्मीर में हमारे श्राइन बोर्ड के चेयरमैन वो लोग रहे हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं हुई, हमारे अमरनाथ को और हमारे उसमें कोई क्षति भी नहीं हुई है। तो मैं प्रसन्न हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ क्यों होने लग गई?
सुनो ठीक सुनो है। इसका एक जवाब जल्दी से सर, उसके बाद यश भारती जी की बात। मदरसा हम चलाते हैं। मदरसा बोर्ड का जो आपने रजिस्ट्रार और सब कुछ बना रखा है कौन है? मुसलमान है। हमने तो ऐतराज कभी नहीं किया। हमें ऐतराज तो जब है जब आप हमारे वक्फ संपत्तियों में हिंदू समाज के लोगों को जबरन कुचल रहे हो, ताकत और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, उसके बल पे आप ये सब कुछ कर रहे हो। और ये नाकाबिल यश भारती जी, संविधान ये नाकाबिल अनुमति यश भारती देता जी, है, उसी के अंतर्गत जब किया भी गया है। वक्फ बोर्ड संविधान में को सुधार कभी नहीं की, किया गया है। संशोधन की, पारदर्शिता की बात आती है, विपक्ष समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? ये सवाल है बीजेपी का। नहीं अमित जी, आपको क्यों लगता है कि ये सुधार की बात है? मुझे तो लगता है ये विवाद की बात है। जिस तरीके से सरकार की नाकामयाबी हर मोर्चे पे दिखाई दी है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, और अब तो प्रभु राम के चरणों में जो प्रभु राम का चढ़ावा चढ़ता था, एक तरीके से कहें कि प्रभु राम की जो जेब थी वो काटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। बजरंग बली का नाच करा दिया भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर आइए, भाजपा का झंडा पकड़ा दिया उनको। मैंने जो सवाल किया था उसी पर आइए। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे जो दूसरे जेब कतरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी, सारे मुद्दा यही है। इससे भटकाने के लिए सारे मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश में चाहे मोहन यादव जी के ऊपर आरोप लग रहे हो, चाहे मोहन यादव जी की सरकार पे लग रहे हो, अंदर खाने के झगड़े हटाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए मसले हिंदू मुसलमान। यश भाई क्यों लग रहा है आपको, क्या इससे अगर पसमानदा मुसलमानों की भी भागीदार हो? यश भाई, मैं एकदम पिन पॉइंट सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिएगा। पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी हो, क्या इस बात से आपको दिक्कत है? मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी हो, क्या इस बात से आपको दिक्कत है? और गैर मुस्लिमों को इसमें एंट्री मिले, मतलब ये कि हिंदुओं को इसमें एंट्री मिले, आपको इस बात से दिक्कत है? किस पॉइंट पर आपको दिक्कत है? मुझे दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने के तरीके पे। अभी वो विपक्ष में नहीं है, सत्ता सरकार में है, उनको डिलीवर करना है। क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? वक्फ संपत्ति के नाम पे लगातार विवाद करना, बहुसंख्यक हिंदुओं को बरगलाना, ताकि जिनसे वोट मांगा है उनको गुमराह कर सकें। ये दिखाना कि हमने मुसलमानों को टाइट कर दिया है, हम मुसलमानों को बड़ा सख्त कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इससे देश चलने वाला नहीं है, प्रदेश चलने वाला नहीं है। प्रदेश चलेगा, देश चलेगा बेहतर शिक्षा से, बेहतर स्वास्थ्य से, बेहतर वातावरण से। ठीक है, आपकी सारी बातें सराखों पर, आपकी सारी बातें सराखों पर, लेकिन आपने एक सीधे से सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। अगर आप वो दीजिए तो मैं खेमचंद जी से आपकी बाकी बातों का जवाब ले लूंगा। आप ये बताइए, अच्छा मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए नहीं? तरीका है यश भारती जी, मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए नहीं? आखिरी में आया अमित जी, सबसे आखिरी में आया, मेरी बात को समय, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं साहब। मैं कह रहा हूं कि आपने जितने सवाल उठाए मैं उसका जवाब खेमचंद जी से लूंगा, लेकिन कम से कम इन बातों को क्लियर तो कर दीजिए कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी हो या नहीं हो, पहली बात तो ये, और पसमानदा मुसलमानों की एंट्री हो या नहीं हो। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जवाब पूरा ले लीजिएगा। सबरीमला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? न्यायालय ने आदेश दे दिया। अमित शाह कहते हैं न्यायालय हमारे मामले में दखल ना करे। सर, तो जब अमित शाह को जो मंदिर संपत्तियों का रखरखाव नहीं कर रहा है ना, मंदिर प्रवेश, मंदिर संपत्तियों का रखरखाव नहीं कर रहा है, न्यायालय हमारे अंतर ना करे। नहीं, मंदिर नहीं कर रहा, नहीं मंदिर नहीं कर रहा, लेकिन आप हिंदू मुसलमान के नाम पे भेदभाव पैदा करना चाहते हैं कि वहां आप महिलाओं का प्रवेश चाहते हो, और आपका उद्देश्य पारदर्शिता लाना नहीं है, आपको हिंदू मुसलमान करना है, इस वजह से आप ये कर रहे हैं। जवाब महिलाओं को स्थान दे पाए? ठीक है सर, कितनी महिलाओं को स्थान दे पाए? यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं। और अभी जो मौलवी साहब जो मेरे को गलत कह रहे थे, खुद ही उन्होंने कहा कि ये जो बोर्ड है वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बोर्ड है। ये है ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बोर्ड, ये धर्म से लेना देना इसका कुछ नहीं है। जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बोर्ड है, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नॉन हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, जिसपे या तो बोर्ड ने क्लेम किया हुआ है या उसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। और वो नॉन हिंदुओं में, नॉन मुसलमानों में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। ये बहुत सारे, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में हैं। और बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे मदरसे, बहुत सारे, बदतमीजी तो आप कर रहे हो, बदतमीजी है बीच में, बदतमीजी तो आप कर रहे हो, आप वहां पे आप झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ बोल रहे हो। ये काफी मुसलमानों का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, और अपनी नाकामियों को मुसलमानों का दामन में छुपाना, आपने कहा कि सरकारें
नॉमिनेट करती थी, जो सरकार किसको नॉमिनेट कर रही थी, अभी तो मुसलमानों को नॉमिनेट कर रही थी। तो जो करोड़ों की प्रॉपर्टी जिसमें करोड़ों का इंटरेस्ट आना चाहिए, करोड़ों का जिसपे रेंट आना चाहिए, वो कुछ हजारों में प्रॉपर्टी दी हुई है। आपने सरकार का नुकसान किया हुआ है, मुसलमानों का नुकसान किया है, गरीब मुसलमानों का नुकसान किया हुआ है। कुछ मुल्ला मौलवी कटमुल्ले उन सारी प्रॉपर्टियों पे कब्जा किए हुए बैठे हैं। लाखों एकड़ की जो प्रॉपर्टी है उस पर कुछ कटमुल्ले कब्जा किए हुए बैठे हैं। वो जो जमीन है वो गरीबों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। अभी आप देश को डिवाइड करने की बात कर रहे थे, अभी आप कर रहे थे तुम्हारे मंदिर हमारी मस्जिद में। अरे ये भारत माता की जमीन है। नूर अहमद साहब 1 सेकंड, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। नूर अहमद साहब पहले तो व्यक्तिगत मत होइए। 1 सेकंड, ऑडियो डाउन करिए। नूर अहमद साहब आवाज आ रही है आपको? पहले तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत करिए। अगर आप उनकी योग्यता पर सवाल खड़े करेंगे तो आपका भी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, प्लीज वो मत करिए। अपनी बारी आए तो अपनी बात रखिए। अगर आपको काउंटर करने आप उंगली उठाइए, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन किसी की योग्यता को कम करना, अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए मत करिए। और भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, मेरा आपसे अनुरोध है। अब जल्दी से आप खेमचंद जी कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं नूर अहमद के पास जाऊंगा। मैं ऐसा समझता हूं ये जमीन के मैनेजमेंट का विषय है, इसमें मेजर मिसमैनेजमेंट है, भयंकर तरीके से करप्शन है। जिन्होंने दान दी उनकी जो संपत्ति है उसका मिसयूज हो रहा है। दूसरा, जो जमीन दान नहीं दी गई, जबरदस्ती से उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें गरीब मुसलमान भी हैं, विधवाएं भी हैं, नॉन मुसलमान हैं। ये एक दो नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे केस हैं। सैकड़ों साल, हजारों साल पुराने गाँव हैं, उनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। भयंकर एक तरीके भस्मासुर बना दिया। किसी प्रॉपर्टी पे, किसी मकान पे, किसी भी एरिया में आप बोल दो ये वक्फ की प्रॉपर्टी। ठीक है नूर अहमद साहब, आप जवाब दीजिए। और साथ ही साथ सवाल ये भी कि देखिए ये सरकार ने कहा, नूर अहमद साहब 1 सेकंड आप बोलिएगा, पहले आप सुन लीजिए। सरकार ने माना कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें बहुत सारी खामियां थी। एक तो ये कि असीमित अधिकार दे दिया गया था। इसके अलावा धारा 40 के दुरुपयोग का आरोप लग रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार हैं और वो किसी भी निजी संपत्ति, सरकारी या धार्मिक संपत्ति की जांच करके उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। उसे आप कहीं पर जाकर चैलेंज नहीं कर सकते, सीधे सिविल कोर्ट में तो चैलेंज नहीं कर सकते, ट्रिब्यूनल में जाएंगे आप, और ट्रिब्यूनल ने अगर फैसला आपके खिलाफ सुना दिया तब आप कहीं पर जाकर चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ये तमाम आधार बनाए गए और इसी को आधार बनाकर संशोधन किया गया। अब जब संशोधन हो गया, बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो लागू तो होगा ना साहब। मैं बोलूं? हाँ, आपको ही बोलना है सर। भारत में गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से लेकर के कलियर शरीफ में मखदूम साबिर कलियरी की दरगाह तक, वारिस देवा की दरगाह तक, ऐसी सैकड़ों दरगाहें हैं जो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती हैं, और उनमें भी मस्जिदें हैं। और भारत में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड के नहीं खेमचंद जी प्लीज नहीं, इस तरह की डिबेट करनी नहीं ना। एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए, मैं कह तो रहा हूं, आप उंगली उठाइए। अगर आप काउंटर करना चाहते हैं मैं आऊंगा भाई आपके पास। ऑडियो डाउन कर दीजिए। नूर अहमद साहब कंप्लीट करिए आप। भाई मेरी बात सुन ले, फिर कुछ भी कह लें आप। मतलब ये है कि गरीब नवाज की दरगाह से लेके वारिस देवा की दरगाह तक सब वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती हैं, और बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड की हैं। जो ये साहब ने बोला है, इन्होंने गलत अभी बोला था, गलत। दूसरी बात, ट्रिब्यूनल में कौन लोग बैठते हैं? ट्रिब्यूनल में बैठने वाले क्या जज नहीं होते हैं? उनकी हैसियत जज की होती है या नहीं होती है? ट्रिब्यूनल में जो लोग बैठते हैं वो जज होते हैं, और ट्रिब्यूनल एक सिविल कोर्ट की हैसियत रखता है। ट्रिब्यूनल के बाद में आपने अभी कहा कि कोई फैसला ट्रिब्यूनल ने दे दिया तो कोई कहीं नहीं जा सकता, ये बात साफ गलत है। फौरन हाई कोर्ट जा सकता है, फौरन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये लॉ है। अगर आपको हमसे पर्सनल भी बातचीत करनी कर लीजिएगा। ट्रिब्यूनल में जो लोग बैठते हैं वो जज हैं, और उन्होंने कोई फैसला दिया है, उनका फैसला अंतिम नहीं है। ये मुसलमानों के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक बहुत बड़ा रूमर छोड़ा गया था। ठीक है, अभी जब ये कानून, स्वामी जी एक सवाल, एक आशंका उन सबकी है कि आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। खेमचंद जी 1 सेकंड में आऊंगा आपके पास। आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है, और दूसरे पक्ष का भी ये सवाल है कि उसी पारदर्शिता के तहत तो ट्रस्ट का गठन किया गया था अयोध्या में, फिर क्या हुआ? वहां पर भी गड़बड़ी हुई ना, तो उस गड़बड़ी की आशंका तो हर जगह बनी रहती है। इसका एक कतई मतलब नहीं कि सीधे सीधे कहीं दखल दिया जाए किसी के धार्मिक मामलों में, ये उनका तर्क है। ये जो भूल हुई है अति विश्वास के कारण हुआ है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है।
बिना जाने समझे किसी व्यक्ति विशेष का नाम उछाला जा रहा है श्री राम मंदिर में। मानवीय, जिसको एकदम ह्यूमन उसी से कहेंगे एक स्वभाव होता है, जिसके कारण हुआ। बड़ी मुश्किल से बात 500 वर्षों के बाद वो सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक आराम से है, सब कुछ चल रहा है। विश्वासी लोगों को लोगों ने रखा। अब नाक के नीचे अगर कोई धोखा दे दे इस देश में, अमित जी याद करें, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, सब समझेंगे इस बात को, जो व्यक्तिगत जो बॉडीगार्ड है, अंगरक्षक, उसने धोखा दिया कि नहीं? किसी का पुत्र धोखा दे रहा है, तो धोखा तो ये मानवीय है, इसको क्या किया जा सकता है? कैसे स्कैनिंग किया जाएगा कि ये बहुत सही है, वहां से धोखा हुआ। ये धोखा कहीं भी हो सकता है। यश भारती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड। देखिए अमित जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किए जाते हैं वो स्वामी जी जवाब दे रहे हैं, और जो स्वामी जी को जवाब देना है वो जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो ये बड़ा असमंजस फैल रहा है। बड़ा सवाल ये होता है, वक्फ बोर्ड का संचालन करता कौन है? राज्य सरकार करती है। केंद्र वक्फ बोर्ड का संचालन करता है, केंद्र सरकार करती है। अगर उसमें गड़बड़ियां हो रही है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी क्यों नहीं है? ये उसमें सदस्यों के नाम से गुमराह, उन्हीं गड़बड़ियों को रोकने के लिए तो सरकार कह रही ना कि हम तय करेंगे, हम नॉमिनेट करेंगे किसको रखना है किसको नहीं। वक्फ बोर्ड, और वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भी है, उसकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, तो उसकी सुनवाई के लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। यही तो तर्क सरकार दे रही है। खेमचंद जी, यही बात है। जल्दी से अमित जी, देखिए यही बात है। अभी जिस तरीके से अमित जी, मध्य प्रदेश सरकार ने जब ये बात की है तो मध्य प्रदेश सरकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले उसका जो डेली का रिचुअल्स है, जो धार्मिक रिचुअल्स है, उसका जो मैनेजमेंट है वो वक्फ बोर्ड नहीं देखता। वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के मैटर्स देखता है, संपत्ति के मैटर्स देखता है। ये उसमें धर्म को घुसा रहे हैं ताकि उसको रिलीजन का रंग देके उसको डिस्प्यूटेड कर सके। मैं फिर कह रहा हूं, इट इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, और जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा उसमें कमियां हैं, लूट मची हुई है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। इसी पॉइंट पर हम खत्म कर देते हैं। अगर हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो किसी भी जांच से या किसी भी दखल से हम डरे क्यों? पहली बात तो ये। और हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर आपने चोरी नहीं की है और आपके बोर्ड के भीतर या ट्रस्ट के भीतर या संगठन के भीतर कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो उस पर निगरानी को लेकर या उसमें दखल को लेकर या उस पर सवाल को लेकर आपको डरने और आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से एक पहल की गई है, कितना कामयाब हो पाएगी इस पर विपक्ष किस तरीके से आने वाले दिनों में सियासत करेगा। और जैसा फिर नूर अहमद साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है, वहां पर भी केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है, तो देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से, दानिश आजाद अंसारी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में वक्फ संशोधन अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू होगा और उसमें गैर मुस्लिमों की एंट्री करवाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दो टूक में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।